अब आज तक के तमाम रिपोर्टर्स पोलिंग बूथ से अपना आंखों देखा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर बैठिए और वो सब आपको ये बताएंगे कि आज की वोटिंग में किसका माहौल था। इस समय मध्य प्रदेश के विदिशा से अशोक सिंघल, गुना से रवीश पाल सिंह, बिहार के मधेपुरा से रोहित सिंह, गुजरात के गांधीनगर से ब्रिजेश दोषी, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से समर्थ श्रीवास्तव, बदायूं से कुमार अभिषेक, महाराष्ट्र के बारामती से विद्या, छत्तीसगढ़ के रायपुर से सुमी केवल पटेल, कर्नाटक के कुलबर्गी से अनघा और पश्चिम बंगाल के मालदा से सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। यह रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम है इस समय भारत के टेलीविजन पर। विदिशा से अशोक सिंघल से मेरा पहला सवाल होगा। अशोक, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने पिछली बार 28 जीती थी, एक को छोड़कर। कुछ महीने पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चुनाव जीतकर सरकार भी बनाई और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। अब मध्य प्रदेश में लोग जब वोट करने के लिए आ रहे हैं तो ये सब मुद्दे थे। पहले आप खुद विदिशा में थे जहां शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार ये सुस्ती क्यों नजर आ रही है और आज आपने दिन भर क्या देखा? देखिए, सुस्ती की अगर बात की जाए, इसके पीछे कोई ऐसा कारण नहीं है, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ही सुधीर, शहरी वोटर जो है जनरली बहुत कम निकलता है, आराम से निकलता है, लेकिन गाँव में देखा गया कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी पहले की तरह। और पिछली बार और 2014 की बात की जाए, थोड़ा उत्साह था लोगों में। इस बार ये बात सच है, उतना उत्साह नहीं है वोटों को लेकर के, क्योंकि पहले फेज और सेकंड फेज में भी उतना जो पोलिंग प्रतिशत नहीं हुआ जितना पहले हुआ था। और इस बार भी ऐसे ही आंकड़े अभी तक आए। हालांकि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के कुछ दिनों के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने आंकड़े जारी किए, उसमें कुछ प्रतिशत, 6% के करीब ज्यादा आंकड़े सामने आए। और इस बार भी एक दो दिन के बाद या जब भी इलेक्शन कमीशन जारी करेगा तो उसमें फिगर कुछ और बढ़ सकता है, कुछ प्रतिशत और बढ़ सकता है। लेकिन सुधीर, मैंने कई जगह ये भी देखा कि लाइनें लगी हुई थी। अगर गांव ग्रामीण इलाके थे या छोटी जगह थे, शहरी इलाकों में थोड़ा कम था, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये कम वोट होना किसी के खिलाफ जा रहा है या किसी के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि ये बार बार हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। पहले फेज में भी चर्चा की, सेकंड फेज में भी चर्चा की। और जहां तक मुद्दों की बात है सुधीर, लाडली बहना, चाहे वो विधानसभा के चुनाव थे या लोकसभा के चुनाव है, विदिशा में मैंने देखा आज भी तो लाडली बहना वाले जो शिवराज सिंह चौहान है वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं जहां आप खड़े हैं, तो क्या उन्हें पूरा फायदा मिल रहा है इसका वहां? जी जी, देखिए, लाडली बहना के साथ साथ सुधीर, प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है, जो विकसित भारत की बात है, मोदी की एक जो छवि है, मोदी का जो नाम है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो तमाम चीजें भी शिवराज सिंह ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में बाकी कैंडिडेट को भी फायदा हो रहा है उसका। और शिवराज सिंह चौहान जो है, अगर उनका रथ है, चुनावी रथ है, उसके ऊपर लाडली बहनों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के जो गारंटी है उसका भी चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले तो वो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों का चर्चा करते हैं, उनकी योजनाओं की चर्चा करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। लाडली बहनों का क्योंकि उन्होंने स्कीम शुरू की थी, उसका बेनिफिट तो है यहाँ पर, विधानसभा चुनाव में फायदा हुआ। लेकिन मोदी का नाम सबसे बड़ा नाम बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए है और उसको वो लेकर आगे चल रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है, शिवराज सिंह चौहान भी ये बार बार दावा कर रहे हैं कि इस बार 28 नहीं बल्कि 29 की 29 सीटें वो जीतेंगे। और शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये कहा था उसके बाद कि वो 29 की 29 सीटें इस बार केंद्र सरकार को, मोदी जी को, बीजेपी को जीत के दिलवाने वाले हैं, उसके लिए वो काम करेंगे। और शिवराज सिंह चौहान की ये जो सीट है विदिशा सुधीर, मैं बोलना चाहता हूँ 89 के बाद ये बीजेपी का गढ़ है। हालांकि जनसंघ के जमाने से 1966-67 में भी जनसंघ ने ये सीटें जीती थी, सिर्फ दो बार 1980 और 84 में। ऐसा लगता है कि जो आपके हिसाब से आपके हिसाब से जी बहुत मजबूत नजर आ रही है। अशोक, मैं अब गुना लेकर चलना चाहता हूं अपने दर्शकों को। गुना से हमारे साथ रवीश पाल सिंह हैं और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह इलाका है। रवीश, आप हमें बताइए कि वहां से आपको मध्य प्रदेश की ये पूरी राजनीति और जहां जहां आज मतदान हुआ ये कैसा दिख रहा है? देखिए सुधीर जी, जब हम बात करते हैं मुद्दों की, तो विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं मध्य प्रदेश में, उसमें 163 सीटें भाजपा को आई थी। तो हाल ही में जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जब अपनी सरकार बनाई, तो उसके कुछ ही महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में जनता का मूड बदलेगा या जनादेश बदलेगा, इसके आसार गुना में भी आज कम ही दिखे। मैं गुना लोकसभा सीट पे हूं, यहां पे कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीटों पे भाजपा ने जीत दर्ज की थी हालिया विधानसभा चुनावों में। हालांकि तब के मुद्दे अलग थे, लेकिन आज जब हम
सुबह 6 बजे मतदान केंद्रों पे पहुंचे और 7 बजे से जब पोलिंग शुरू हुई तो तब से लेके पोलिंग खत्म होने तक तमाम मुद्दों के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा था सुधीर जी, वो था प्रधानमंत्री कौन होगा। जितने भी लोग वोट डालने आज आ रहे थे उनके मन में सवाल यही था कि आज जब वो वोट डालेंगे तो उनके वोट से प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। और मुझे लगता है कि जब वो ये सोच करके वोट डाल रहे थे तो जो विदिशा का हाल है, जो मध्य प्रदेश की ज्यादातर सीटों का हाल है, वही आज गुना का भी देखने को मिला है। 3 प्रमुख मुद्दे थे जिसपे आज जनता खुल करके बोल रही थी। वोट देने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान राम का मंदिर बनना उनके लिए कहीं ना कहीं एक सपने के पूरे होने जैसा था। बड़ी संख्या में बुजुर्ग जो वोटर्स थे उनके मन में इस बात को लेकर अगाध श्रद्धा थी और वो इस बात को लेकर तो एक फैक्टर राम मंदिर हो गया, मैं समझ गया, एक फैक्टर राम मंदिर हो गया, और 2 फैक्टर कौन से थे? जी, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना का जबरदस्त फैक्टर था जो सामने आया और उसकी वजह से बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की। जी, लोकसभा चुनाव में भी वो कई विधानसभाओं के हिसाब से अगर देखे जाए तो हर विधानसभा में 10 से 15 हजार वोट इसके नाम पे पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, जब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, वही नारा लोकसभा चुनाव में भी दिख रहा है। एक लोग रवीश एक सवाल, जितनी सीटें बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पिछली बार जीती थी, क्या उतनी ही जीत रही है बीजेपी इस बार भी? कम तो नहीं होगी या बराबर होगी या नुकसान हो रहा है? देखिए सुधीर जी, अगर अभी तक के हम आंकड़ों पे नजर डालें, अभी तक का जो वोटिंग का प्रतिशत रहा है और आज जो ये थोड़ा सा बड़ा है पिछले चरण के मुकाबले में, इसमें जो वर्तमान स्थिति है, जहां पे वही वर्तमान स्थिति जो है वो बनी हुई दिखाई दे रही है, यानी कोई बहुत बड़ा फेरबदल होगा। मैं समझ गया आपकी बात, कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं है और पिछली बार की तरह इनका, हमारे जो मध्य प्रदेश में हमारे जो 2 संवाददाता हैं हमारे साथी जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हो सकता है उतनी ही सीटें बीजेपी को मिलें जितनी पिछली बार थी, यानी एक ही सीट पिछली बार बीजेपी हारी थी, इस बार भी ऐसा ही लगता है। अब आपको जरा दक्षिण की तरफ लेकर चलते हैं और बेंगलुरु से हमारे साथ अनघा है। अनघा, आज का दिन आपकी नजर से कर्नाटक के लिए कैसा रहा और आप आज के इस गेम को बीजेपी के पक्ष में डालेंगी गेंद को या फिर कांग्रेस के पक्ष में? और ये जो प्रज्वल रेवन्ना का मुद्दा था, क्या उसका असर आज आपको दिखाई दिया? जी, जब लास्ट टाइम पोलिंग हुआ था इन 2019, वहां हवा था पूरे बीजेपी की तरफ। बीजेपी 125 सीट्स और कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट को जीत लिया जो बेंगलुरु रूरल है, और 1 सीट जो जेडीएस ने जीत लिया जो प्रज्वल रेवन्ना था सिटिंग एमपी। और अभी दिस टाइम अभी कांग्रेस ने जो असेंबली इलेक्शंस को जीत के जो 5 गारंटीज जो थे उनको इम्प्लीमेंट करके अभी हवा ये दिख रहा है कि इस बार कांग्रेस ने भी बहुत टफ फाइट दे रहा है कांग्रेस को, जस्ट लाइक 2019 जहां सब इन फेवर ऑफ बीजेपी की था, वो दिस टाइम नहीं है। कांग्रेस ने भी इक्वल फाइट दिया है और दिस टाइम हमें ये महसूस हो रहा है कि पिछले की तरफ व्हेन कांग्रेस जस्ट वन 1 सीट, इस बार जरूर और मतलब क्लोज टू 10 सीट्स जीतेंगे करके बहुत सारा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द 5 गारंटीज जो सिद्धरामैया ने, जो चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने दिए थे, जो शक्ति स्कीम था, बस में महिलाओं को उचित जाने के लिए स्कीम, और फिर 2000 रुपीज इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ वुमेन, और एक और चीज जो था जो युवा निधि, गृह ज्योति जो है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन द हाउस होल्ड्स। तो ये सब 5 गारंटीज ने बहुत बड़ा असर दिया है स्पेशली फॉर मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स। 30 सेकंड में मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया था, क्या इसका कर्नाटक पर कोई असर हो रहा है बीजेपी के पक्ष में या विपक्ष में? जी, अभी नॉर्थ कर्नाटका को लेके वहां थोड़ा असर हो रहा है, क्योंकि बेंगलुरु में जो हनुमान चालीसा का फाइट हुआ था या हुबली में नेहा हिरेमठ का वो कम्युनल कलर दिया हुआ था, तो ये सब नॉर्थ कर्नाटका में बहुत बड़ा असर लग रहा है, क्योंकि पूरे कर्नाटका में ये जो नॉर्थ कर्नाटका है वहां बहुत कम्युनली सेंसिटिव है, तो ये सब कम्युनल मुद्दाओं नॉर्थ कर्नाटका में असर पड़ेगा। जी ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है, वहां कोई ज्यादा फाइट नहीं मिल रही है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी को बहुत अच्छी तगड़ी फाइट मिल रही है कांग्रेस से, और अगर बीजेपी को कहीं से कुछ नुकसान हुआ तो वो कर्नाटक से हो सकता है। अब चलते हैं बिहार के मधेपुरा से रोहित सिंह हमारे साथ हैं।
और रोहित, आपसे मैं यही जानना चाहूंगा, आज का दिन आप किसके पक्ष में देंगे? आज का दिन बीजेपी के पक्ष में है या इंडिया गठबंधन के पक्ष में है? सुधीर जी, देखिए, आज का दिन जो अगर हम बात करें तो 5 सीटों पर तो आज मतदान हुआ ही है। सीमांचल के इलाके थे और कोसी का इलाका था, लेकिन आज जो बड़ा कह सकते हैं बवाल लालू प्रसाद के उस बयान से हुआ, उसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को जरूर मिल रहा है। क्योंकि जो टाइमिंग थी आज लालू प्रसाद के उस बयान की, जहां पर उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की वकालत की और एक तरीके से कहा पूरा मिलना चाहिए। अब पूरा का क्या मतलब होता है? क्या 15% अगर आबादी है देश में, तो क्या 15% मुस्लिम आबादी मिलने को आरक्षण मिलना चाहिए? तो इस मौके को तुरंत जो है बीजेपी ने लपका और जो बड़े नेता जहां पर भी थे, प्रधानमंत्री से लेकर चाहे अमित शाह हो या जो बड़े नेता जहां पर भी थे, उन्होंने लालू के इस बयान को तुरंत लपका और उसके बाद आरोप लगाना शुरू किया कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। और नतीजा ये हुआ सुधीर जी कि आखिरकार 1-1.5 घंटे के अंदर में लालू प्रसाद को अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा। उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा ये बताते हुए कि उन्होंने जो बात कही थी वो धर्म आधारित आरक्षण की बात नहीं कही थी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर जो है आरक्षण की बात कही थी। यानी कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की लालू ने, लेकिन जब तक वो डैमेज कंट्रोल कर पाते तब तक डैमेज हो चुका था और बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। और मैं आपको यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि अब इस बयान को जो है बीजेपी अगले 4 चरण तक भी जो है वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ जो है वो, तो आज का दिन एडवांटेज एनडीए है या एडवांटेज इंडिया है? बिल्कुल, देखिए, लालू के बयान के बाद तो मैं कहूंगा कि एडवांटेज इस वक्त एनडीए ही नजर आ रहा है। क्योंकि जिस त्वरित कार्रवाई जो की एक तरीके से मैं कहूं बीजेपी ने, जो बयानों की एक झड़ी सी आ गई, चाहे वो पटना से लेकर दिल्ली तक है, एक मैसेज तुरंत देश भर में देने की कोशिश की गई कि देखिए इंडिया गठबंधन अगर आएगा तो मुस्लिम आरक्षण जो दिया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं ये बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से। जी, अब हम चलते हैं गुजरात के गांधीनगर, जहां हमारे साथ हैं ब्रजेश दोशी। ब्रजेश, गुजरात में तो बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है, प्रधानमंत्री मोदी का, अमित शाह का गढ़ है और स्ट्राइक रेट उनका 100% ही हमेशा रहता है। तो आप गुजरात से हमारी खबर बताइए। और गुजरात में तो मेरे ख्याल से जो चर्चा होगी वो ये है कि पहले से और ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ेगा या नहीं? देखिए सुधीर जी, स्वाभाविक तौर पे सबका यही मानना है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। प्रधानमंत्री का गृह राज्य है और हमेशा प्रधानमंत्री को उतना प्यार दिया है गृह राज्य ने। आज भी जो तस्वीरें सबने देखी हैं वो उसकी एक छोटी सी झलक थी, किस तरह से लोग वहां पे मौजूद थे और प्रधानमंत्री का स्वागत उन्होंने किया। एक वोट देने की एक सिंपल जो प्रक्रिया होती है उसमें भी कितने सारे लोग उनको देखने आए थे, कैसे मिले, और प्रधानमंत्री ने भी उसका प्रत्युत्तर दिया। तो ये गुजरात का प्यार प्रधानमंत्री के लिए हमेशा रहा है और वो आने वाले दिनों में भी दिखेगा। गुजरात जो वोट करता है उसमें सबसे बड़ा एक रीजन होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना, तो ये एक बड़ा मुद्दा गुजरातियों के लिए होता है। तो इसीलिए जो बीजेपी का दावा है, बीजेपी हमेशा कहती रहती है कि हम 26 में से 26 सीटें जीतेंगे, एक निर्विरोध जीत चुकी है और बाकी 25 सीटों पे आज वोटिंग हुआ। हालांकि मत प्रतिशत कम है पिछले मुकाबले की तुलना में। 2019 में ये 64% के करीब था, इस बार 56% अभी 7 बजे के आंकड़ों के मुताबिक है और 12 बजे तक जो है इसमें और 3% का फर्क पड़ेगा, पर फिर भी पिछली तुलना में ये कम है। कांग्रेस इस बार काफी होपफुल है कि उनका खाता खुलेगा, क्योंकि इंडी गठबंधन हुआ था, यहाँ पे भरूच और भावनगर 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई थी और साथ ही कांग्रेस के 3-4 ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं जिनको कांग्रेस वहां पे फाइट में देख रही है। बनासकांठा की बात हो या आनंद की बात हो, ये कांग्रेस के 2 ऐसे जिले हैं जहां पे कांग्रेस 2 लोकसभा सीट पर अपने आप को खुद को फाइट में महसूस कर रही है और साथ ही ये भी आशा रख रही है कि वहां पे उनका खाता खुलेगा। पॉलिटिकल पार्टियां अपनी हार जीत को लेकर हमेशा बहुत कंजर्वेटिव रहती है, पर फिर भी कांग्रेस जो है वो एक तरह से वो कांग्रेस देखती है कि कहां पे प्लस माइनस है, वो ज्यादा ख्वाब में नहीं रहती, पर वो कह रहे हैं कि 4 से 6 सीटों पे उनके फाइट में थे,
2 सीटों पे वो लोग खुद को देख रहे हैं, जीत के आसार उनको लग रहे हैं। पर अभी मतदान के आंकड़े आएंगे, पूरे आंकड़े होने के बाद विश्लेषण होगा, तब स्थिति स्पष्ट होगी। बीजेपी की ओर से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि बाकी की जो 25 सीटें हैं वो हम 25 की 25 जीत रहे हैं। जी बिल्कुल ब्रजेश, बीजेपी फिर से कोशिश करेगी कि 100 में से 100 यानी 100% सीटें बीजेपी वहां से जीत ले। और गुजरात जो है वो बीजेपी के लिए कभी कोई ऐसी चुनौती रहा ही नहीं है।